कंट्रोलिंग टेक्निक्स टेक्निक्स का मतलब होता है ए पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग। किसी काम को करने का जो तरीका होता है उसी को हम जो है टेक्निक कहते हैं। तो कंट्रोलिंग टेक्निक यानी कि कंट्रोलिंग करने का क्या तरीका है, किस तरीके से हम जो है ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो कंट्रोलिंग करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। तो उन मेथड्स को जो है ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ट्रेडिशनल टेक्निक एंड मॉडर्न टेक्निक। तो ट्रेडिशनल टेक्निक वो टेक्निक्स हैं जो कि पहले के टाइम पे जो है ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किए जाते थे। ऐसा नहीं है कि पहले के टाइम पे ही यूज़ होते थे, आज के टाइम पे भी होते हैं, लेकिन ये पुराने मेथड हैं। क्लियर। और वहीं पर मॉडर्न टेक्निक यानी कि जो लेटेस्ट अभी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वहाँ पर उसको डेवलप किया गया और उनको जो है कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल टेक्निक को यहाँ पर डिस्कस कर लें। तो ट्रेडिशनल टेक्निक्स में सबसे पहले आता है पर्सनल ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर कोई सीरियल नंबर नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं पर्सनल ऑब्जर्वेशन, जो कि ट्रेडिशनल टेक्निक है। तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो कि आज के टाइम पे भी जो है यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप देखें तो क्लासरूम में कि आपके टीचर्स आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कहीं पर आप चीटिंग तो नहीं कर रहे हो एग्जाम के टाइम पे, यानी कि वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं ऑब्जर्व करके। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता था कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, जो भी प्लान किया गया है, उस प्लान को अकॉर्डिंगली परफॉर्म किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, जैसा बताया गया था वैसे परफॉर्म किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उसको पर्सनली जो है वहाँ पर मैनेजर्स ऑब्जर्व करते थे। और जैसे ही उनको लगता था कि हाँ यहाँ पर कुछ डाइवर्जन हो रहा है या फिर यहाँ पर कुछ एरर है, तो उसको तुरंत वहाँ पर जो है करेक्टिव एक्शंस लेते थे। क्लियर। द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग टेक्निक, अंडर दिस टेक्निक मैनेजर्स और सुपीरियर्स पर्सनली विजिट द वर्क प्लेस इरेगुलरली एंड ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। यानी कि यहाँ पर क्या होता था कि इरेगुलरली अचानक से जो है वहाँ पर जाके वर्क प्लेस पे चले जाते थे मैनेजर्स और सुपीरियर, और उसको ऑब्जर्व करते थे और ये देखते थे कि एम्प्लॉय जो सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे होता नहीं कि अचानक से एग्जामिनेशन के टाइम पे यूनिवर्सिटी से कुछ लोग आ जाते हैं अचानक से चेक करने के लिए, जो उड़न दस्ता कहते थे लोग पहले स्कूल में, तो वो लोग अचानक से आ जाते थे चेक करने के लिए। तो दैट इज कंट्रोलिंग टेक्निक पर्सनल ऑब्जर्वेशन के जरिए। क्लियर। दे चेक इफ द वर्क इज गोइंग एज पर प्लान और नॉट। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मैनेजर्स या सुपीरियर्स होते हैं जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, वो ये चेक करते हैं कि जो प्लान किया गया था उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इफ एनी डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड, यानी कि अगर कोई भी वहाँ पर जो है अप एंड डाउन दिखता है, दे गिव इंस्ट्रक्शंस ऑन द स्पॉट इमीडिएटली। वो तुरंत जो है वहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि ऐसा नहीं ऐसा करना है। तो इसको कहते हैं पर्सनल ऑब्जर्वेशन, ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग। क्लियर। बट कंट्रोल थ्रू दिस टेक्निक इज टाइम कंज्यूमिंग एंड मे नॉट बी एप्लीकेबल इन ऑल सिचुएशन। तो ये जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन का टेक्निक है ये जो है टाइम कंज्यूमिंग होता है। बट ऑब्वियस बात है कि मैनेजर जो है कहीं किसी दूसरे ऑफिस में बैठे हैं, वर्क कहीं दूसरे प्लेस पे हो रहा है, तो वो उस ऑफिस से वहाँ जाएंगे, फिर पर्सनली ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने में भी टाइम लगेगा। तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है और ये जो हर सिचुएशन में इसको हर जगह पर हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में इसको यूज़ नहीं किया जा सकता है। क्लियर। तो पहला टेक्निक क्या हो गया, पर्सनल ऑब्जर्वेशन। इसी तरीके से दूसरा जो ट्रेडिशनल टेक्निक है दैट इज स्टैटिस्टिकल डेटा। तो नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है। उनको जो है टेबल्स, चार्ट, फिगर, ग्राफ, इनमें जो है प्रेजेंट किया जाता है। तो डेटा जो है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डेटा, डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है उनसे रिलेटेड डेटा, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस का रिलेटेड डेटा जो है कलेक्ट किया जाता है, उसको टेबल, चार्ट, फिगर और ग्राफ में प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होते हैं जो आपने पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक में, कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जैसे मीन, मीडियन, मॉड, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इन सब का टेक्निक का यूज़ करके जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं इनका यूज़ करके जो है वहाँ पर डिसीजन मेकिंग लिया जाता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, और किसको जो है ट्रेनिंग की जरूरत है, कहाँ पर डेवलपमेंट की जरूरत है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर कंट्रोल की जाती हैं, डिसाइड की जाती हैं। क्लियर। तो यानी कि प्रोडक्शन में कैसा हाल है, क्वालिटी का क्या है, इन्वेंट्री सेल्स से रिलेटेड क्या डेटा है, पिछले साल क्या सेल था, इस साल क्या सेल है, सेल डाउन हुआ है तो वहाँ पर जो है सेल को इंक्रीज करने के लिए टेक्निक्स को वहाँ पर देखना होगा। तो क्लियर। तो स्टैटिस्टिकल डेटा तो इनका भी यूज करके वहां पर जो है कंट्रोल किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। फिर नेक्स्ट है ब्रेक इवन एनालिसिस। आपने जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में इसको पढ़ा होगा। ब्रेक इवन एनालिसिस ये क्या होता है, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट वेयर द टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर नो लॉस और नो प्रॉफिट वाली कंडीशन होती है, यानी कि जितना आप पैसा लगा रहे हैं उतना ही वहां पर आपको प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो दिस पॉइंट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट दैट मस्ट बी सोल्ड टू जनरेट इनफ रेवेन्यू so as to cover cost. Any
एनी प्रोडक्शन अबव दिस पॉइंट विल ईट प्रॉफिट, यानी कि जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है इससे ज़्यादा अगर कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि प्रॉफिट आपको आता है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है, ये टेक्निक है जहाँ पर आप ये देखते हो कि जो आपका कंपनी है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सही से परफॉर्म कर रही है क्या, इतने अच्छे से परफॉर्म तो कर रही है ना कि जितना लगा रही है उतना पैसा वापस आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि कंपनी जो है लॉस में जा रही है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक मैनेजर्स एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ यूनिट सोल्ड एंड इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस और कॉस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो यानी कि जितनी क्वांटिटी सेल की जा रही है उसको अगर इंक्रीज या डिक्रीज करें तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, वहीं पर कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, प्राइस को बढ़ाते हैं, प्राइस को डिडक्ट करते हैं, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है जो है कंपनी के प्रॉफिट पे। तो इस टेक्निक का यूज किया जाता है। ब्रेक इवन एनालिसिस का फॉर्मूला क्या होता है सभी को पता होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इससे जो है ब्रेक इवन एनालिसिस निकल जाता है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलता है, तो उसके लिए आप सेल्स पर प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट करते हैं तो आपको कंट्रीब्यूशन निकल जाता है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, आपको जो यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाता है। क्लियर। इसी तरीके से जो नेक्स्ट ट्रेडिशनल टेक्निक है दैट इज बजटरी कंट्रोल। तो बजटरी कंट्रोल सभी को पता है कि बजट क्या होता है। बजट क्या होता है, ए प्लान ऑफ हाउ टू स्पेंड एन अमाउंट ऑफ मनी ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि आने वाले साल में आप जो है कितना रुपए खर्च करने वाले हो अलग अलग एक्टिविटी को, जब उसी को आप पहले ही इन एडवांस प्रिपेयर कर लेते हो तो वही चीज बजट कहलाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ बजट्स जो है वहां पर पहले से ही प्रिपेयर कर ले जाते हैं। बजट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर वेरियस ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लाइक सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, फाइनेंशियल बजट, ओवरहेड बजट, पर्सनल बजट। तो अलग अलग पर्पज के लिए, अलग अलग टास्क के लिए वहां पर क्या होता है कि वहां पर बजट प्रिपेयर कर लिया जाता है। फिर वेरियस बजट फॉर डिफरेंट ऑपरेशन ऑफ द कंसर्न फॉर द फ्यूचर पीरियड आर प्रिपेयर्ड एंड देन एक्चुअल रिजल्ट आर रिकॉर्डेड, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि आप जो है नेक्स्ट ईयर के लिए बजट अभी से तैयार कर लोगे और फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर में एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या थी उसको आप मेजर करते हो। फिर उसके बाद क्या करोगे, कंपेयर करोगे, द एक्चुअल फिगर आर कंपेयर्ड विद द बजटेड वन एंड डिस्क्रिपेंसीज आर फाउंड आउट एंड द रेमेडियल एक्शन आर टेकन। तो यहाँ पर क्या हो गया कि आपने जो है बजट बनाया, उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ, एक्चुअल परफॉर्मेंस को बजट पर जो बजट बनाया था उससे कंपेयर किया, और जब भी आपको कहीं पर डिस्क्रिपेंसी लगेगी तो उसको फाइंड आउट करोगे कि वो जो कमी आई है वो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है तो वो क्यों हुआ है, और अगर डिक्रीज हुआ है तो उसको लिए रेमेडियल एक्शन जो है वहां पर आप लेते हैं, यानी कि करेक्टिव एक्शंस लेते हैं कि किस तरीके से जो डिस्क्रिपेंसी है उसको रिमूव किया जा सकता है। क्लियर। तो ये जो है कुछ ट्रेडिशनल टेक्निक थे। अब बात कर ले कुछ मॉडर्न टेक्निक की। तो मॉडर्न टेक्निक में सबसे पहले आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। सभी ने जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ा होगा इस टॉपिक को। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इट मेजर्स द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि कितना पैसा आपने लगाया है और उसके बदले आपको कितना परसेंट से जो है रिटर्न मिल रहा है, तो उसी को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अंडर दिस टेक्निक प्रॉफिट इज कंसीडर्ड इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि आपने कितना कैपिटल जो है वहां पर लगाया और आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। वेदर कैपिटल वाज इफेक्टिवली एम्प्लॉयड टू जनरेट अ डिसेंट लेवल ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर क्या होता है, इस टेक्निक का यूज करके ये चीज देखा जाता है कि जो भी आपने कैपिटल लगाया है क्या वो एक सही लेवल ऑफ रिटर्न जो है आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल इन्वेस्टमेंट। जब आप नेट प्रॉफिट को टोटल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। क्लियर। द मैनेजर्स कंपेयर ROI बिटवीन 2 और मोर पीरियड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजर क्या करते हैं कि जो है ऑर्गेनाइजेशन के 2 या 3 से पीरियड, यानी कि पिछले साल का ROI, इस साल का ROI जो है वो कंपेयर करते हैं और उससे उनको पता चलता है कि कैसी परफॉर्मेंस उनकी प्रेजेंटली ऑर्गेनाइजेशन की है। अगर हायर ROI है यानी कि हायर परफॉर्मेंस है, और अगर वहीं पर लोअर ROI है तो यानी कि लोअर परफॉर्मेंस है। तो परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कैसी है उसको जानने के लिए ROI का यूज किया जाता है। इससे पता चल जाता है कि परफॉर्मेंस अच्छी है या फिर परफॉर्मेंस पुअर है। वहीं पर जो नेक्स्ट टेक्निक है दैट इज जीरो बेस्ड बजटिंग। तो होता क्या है कि जैसे प्रीवियसली जो रिकॉर्ड है किसी ऑर्गेनाइजेशन का वो लगातार जो है वो खराब चलता आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करते हैं कंपनी कि यहाँ पर जो है नए सिरे से यानी कि शुरू से शुरू करते हैं, यानी कि जीरो बेस, यहाँ पर प्रीवियसली कोई भी रिकॉर्ड नहीं लेंगे, शुरू से जो है एक नया बजट वहाँ पर तैयार करते हैं। तो अंडर ZBB यानी कि जीरो बेस बजटिंग, इन डिटर्मिनेशन ऑफ बजट इंफॉर्मेशन और फिगर ऑफ प्रीवियस पीरियड इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। तो यहाँ पर जब हम बजटिंग प्रिपेयर करते हैं इस टेक्निक में, तो यहाँ पर जो प्रीवियसली जो हमारा बजट था, प्रीवियसली जो इन्फॉर्मेशन था, फिर प्रीवियसली जो भी फिगर था उसको जो है हम कंसीडर नहीं करते हैं, हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। बजट्स आर प्रिपेयर्ड अफ्रेश विदाउट कंसीडरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस ईयर और पीरियड। या क्यों होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में पिछली बार जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उससे पहले भी नुकसान होते आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि भूल जाओ, पुरानी वाली बातें भूल जाओ, अब नए से जो है यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, फ्रेश एक नया जो है हम बजट तैयार करते हैं
प्रेजेंट की सिचुएशन को कंसीडर करके बजट्स आर प्रिपेयर्ड इन द लाइट ऑफ करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन को हम कंसीडर करते हैं, उसके बेसिस पे जो हम बजट तैयार करते हैं और उसके बाद फिर परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो प्रीवियसली जो परफॉर्मेंस था उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। जीरो बेस्ड बजट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड इज प्रिपेयर्ड एवरी टाइम। तो यहाँ पर क्या होता है कि हर बार जो है हम यहाँ पर जो है नया जीरो बेस्ड बजट यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं, फ्रेश जो है बजट प्रिपेयर किया जाता है, प्रीवियस रिकॉर्ड को कंसीडर, इन्फॉर्मेशन को कंसीडर नहीं किया जाता है। क्लियर। तो इसी तरीके से जो नेक्स्ट मॉडर्न टेक्निक है दैट इज पर्ट और सीपीएम। तो पर्ट का मतलब होता है, पीईआरटी का मतलब होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, और वहीं पर सीपीएम का मतलब होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। तो होता क्या है कि बिजनेस में भी जो है डिफरेंट क्रिटिकल एक्टिविटीज होती हैं जिनको परफॉर्म करना जरूरी होता है। तो उन क्रिटिकल एक्टिविटीज को फाइंड आउट करके और उनको जो है ऐसे कॉम्बिनेशन तैयार करना जिससे कि कम समय में और कम लागत में जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म हो सके, उसके लिए जो है यहाँ पर पर्ट और सीपीएम टेक्निक का यूज किया जाता है। तो पर्ट और सीपीएम टेक्निक क्या है? एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है, यूजफुल फॉर मैनेजरियल फंक्शंस लाइक प्लानिंग, शेड्यूलिंग, कंट्रोलिंग। दीज टेक्निक हेल्प द मैनेजर इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन शेड्यूल। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को मिलते रहते हैं, तो प्रोजेक्ट को सही टाइम पर कंप्लीट करने के लिए पर्ट या फिर सीपीएम मेथड का यूज किया जाता है, जिससे कि जो प्रोजेक्ट है उसको सही टाइम पर कंप्लीट किया जा सके। इन दिस टेक्निक a network diagram is prepared that shows the sequence of activities needed to complete a project and टाइम एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विथ ईच एक्टिविटी। तो यहाँ पर क्या होता है, पर्ट या फिर सीपीएम में बहुत सारे नेटवर्क डायग्राम प्रिपेयर किया जाता है जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज जो कि परफॉर्म करनी होती है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम चाहिए, कितना कॉस्ट चाहिए, वो चीज़ें जो यहाँ पर आइडेंटिफाई की जाती हैं। क्लियर। उसको जो है यहाँ पर दिखाया जाता है। तो यहाँ पर पर्पज क्या हो गया पर्ट और सीपीएम का? पर्पज यही है कि जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ है उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उसको कंप्लीट करने में के लिए कितना जो है टाइम चाहिए होगा, मिनिमम कितना टाइम चाहिए होगा और कितना कॉस्ट जो है वहाँ पर उससे रिलेटेड रहेगा, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करें और जो है ताकि सही टाइम पर और कम खर्चे में कम समय में जो है प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सके। तो पर्ट और सीपीएम का टेक्निक वहाँ पर यूज होता है। तो पर्ट और सीपीएम जो है ये न्यूमेरिकल होता है, ये जो है आप ऑपरेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट में जो है इसको पढ़ते हैं, कहीं कहीं पर स्टैटिस्टिक्स में भी इसको जो है इंक्लूड किया जाता है। तो ये न्यूमेरिकल है, इसका फॉर्मूला होता है, पूरा डायग्राम बनता है, उसके बेसिस पे जो है इसको कैलकुलेट किया जाता है कि बेस्ट मेथड कौन सा होगा जिसके जरिए जो है प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सके। वहीं पर जो नेक्स्ट टेक्निक है मॉडर्न टेक्निक दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्चुअली में ये कंप्यूटराइज सिस्टम होता है। इट इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट सो दैट डिसीजन कैन बी टेकन बाय द मैनेजर्स इन टाइम। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है सेटअप किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में कि हर एक्टिविटी का जो अपडेशन है वो तुरंत जो है डेटा उस इंफॉर्मेशन सिस्टम में पहुंचता है और उस इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ करके जो डिफरेंट मैनेजर्स हैं वो जो है तुरंत क्विक डिसीजन मेकिंग लेते हैं। तो इट प्रोवाइड इंपॉर्टेंट डेटा लाइक रिलेटेड टू एम्प्लॉय टर्नओवर, लेबर कॉस्ट या फिर और जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है जिसका यूज़ करके डिसीजन मेकिंग करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर आपको मैनेजर्स को तुरंत मिल जाते हैं। MIS हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग टाइमली, एक्यूरेट एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर डूइंग वेरियस ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि किस डिपार्टमेंट में कितना बजट बचा है, किस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किस डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय जो है ज़्यादा टर्नओवर है, एम्प्लॉय यानी कि छोड़ के चले जा रहे हैं, कितने एम्प्लॉय बचे हैं, कितने एम्प्लॉय आपको चाहिए, कौन सा टास्क है, कितना कंप्लीट हुआ है, कितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? ये कंप्यूटराइज सिस्टम होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जिसका जो जो काम होता है वो अपना डेटा वहाँ पर सिस्टम में फिल करता रहता है, कंप्यूटर सिस्टम के यूज करके डेटा इस सिस्टम पे ERP पे जो है अपना डेटा फिल करता रहता है और वहाँ मैनेजर्स को तुरंत के तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, जिसके बेसिस वो जो है क्विक डिसीजन ले सकते हैं। अब जैसे HR डिपार्टमेंट ने डेटा फिल किया कि 4 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, तो तुरंत ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुँच गई? मैनेजर्स के पास पहुँच गई। वो मैनेजर्स तुरंत डिसीजन मेकिंग लेगा कि हाँ ये जो है बहुत जरूरी काम है, तो 4 एम्प्लॉय तुरंत के तुरंत वहाँ पर रिक्रूट करिए। वो तुरंत जो है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन वहाँ पर प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका भी यूज़ किया जा रहा है कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एक्टिविटी को, या फिर जो भी हमने प्लान किया है वो प्लान सही से इंप्लीमेंट हो, उस प्लान को हम अचीव कर सके, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, उसके लिए जो है कंट्रोल करने के लिए टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं। इसी तरीके से है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या होता है कि यहाँ पर जो है अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बनाए जाते हैं और उसके लिए जो है मैनेजर्स को रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाता है और उन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो है अपनी अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करें, सही से परफॉर्म करें
और वहाँ पर उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने सेंटर से या तो कॉस्ट को डिक्रीज़ करें या फिर रेवेन्यू और प्रॉफिट को इंक्रीज़ करें। तो ये क्या है, एक कंट्रोलिंग सिस्टम वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर असाइन्ड टू मैनेजर्स टू कंट्रोल अननेसेसरी कॉस्ट एंड इंक्रीज़ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। जैसे कि आपने स्कूल या कॉलेज में देखा होगा, तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे एक क्लास में 60 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों को एक फैकल्टी को जो है अंडर कर दिया जाता है, 10 बच्चों को दूसरे फैकल्टी के अंडर कर दिया जाता है, जो मेंटर और मेंटरशिप वाला रिलेशनशिप होता है, मेंटर एंड जो है स्टूडेंट। तो वहाँ पर क्या होता है कि 10 बच्चों को ये फैकल्टी देखेंगे, अगर इन 10 बच्चों की परफॉर्मेंस कोई प्रॉब्लम है, तो वो फैकल्टी जो है वहाँ पर उनको डील करेगी। वहीं पर दूसरे जो 10 बच्चे हैं, उनको दूसरी फैकल्टी डील करेगी। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पर भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि मैनेजर्स को अलग-अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाती हैं और उनको जो है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करना है। उनको जैसे कॉस्ट सेंटर बना दिया, तो कॉस्ट सेंटर बना दिया गया, तो यहाँ पर क्या होगा कि अब उस कॉस्ट सेंटर में अननेसेसरी कॉस्ट को रिड्यूस करने का काम उस मैनेजर को होगा, जिसको कॉस्ट सेंटर असाइन किया गया है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट सेंटर बना दिया गया, तो इन्वेस्टमेंट सेंटर का जो मैनेजर होगा उसको डिसाइड करना है कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। प्रॉफिट सेंटर वाले मैनेजर को वहाँ पर कैसे रेवेन्यू को इंक्रीज करना है, प्रॉफिट कैसे इंक्रीज होगा। क्लियर। तो यहाँ पर क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बनाए जाते हैं और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को जो है डिफरेंट मैनेजर्स को जो है वहाँ पर असाइन किया जाता है और वहाँ पर उन मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो है वहाँ उस सेंटर की परफॉर्मेंस को सुधारें। तो इसके लिए क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स कैपेबल हैं, उनको जो है वहाँ पर प्रॉपर अथॉरिटी डेलीगेट कर दी जाती है। बिगिंस विद डेलीगेटिंग द प्रॉपर अथॉरिटी टू द इंडिविजुअल्स कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वर्क विद द स्टैंडर्ड। यानी कि जो भी वर्क सेंटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बनाए गए हैं, उसके लिए जो भी स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, उस स्टैंडर्ड के साथ जो इंडिविजुअल हैं, वो परफॉर्म कर पाएगा, तो उसको जो वहाँ पे अथॉरिटी दी जाती है कि जाओ तुम उस सेंटर को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को मैनेज करो और उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करो। तो अलग-अलग सेंटर जैसे कॉस्ट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, ये अलग-अलग सेंटर क्रिएट किए जाते हैं और अलग-अलग सेंटर को अलग-अलग जो है उसको मैनेजर्स को जो है यहाँ पर अपॉइंट कर दिया जाता है, उनको अथॉरिटी दे दी जाती है और वहाँ पर स्टैंडर्ड भी सेट किए जाते हैं। उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उनको अपना वर्क परफॉर्म करना पड़ता है और उनको जो है वहाँ पर मॉनिटर किया जाता है उनकी परफॉर्मेंस को आगे चलकर। क्लियर। तो ये जो है अलग-अलग टेक्निक्स हैं, ट्रेडिशनल टेक्निक है, मॉडर्न टेक्निक है। तो ट्रेडिशनल टेक्निक में कुछ और टेक्निक भी आपको कहीं-कहीं पर बुक्स में देखने को मिल जाएँगे, जैसे कि सेटिंग एग्जांपल। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके मैनेजर्स होते हैं, जो बॉस होते हैं, वो एग्जांपल सेट करते हैं और लोग उसको फॉलो करके सेम तरीके से काम करते हैं। इसी तरीके से डिसिप्लिनरी एक्शन है, यानी कि आप जो है वहाँ पर कोई गलत काम कर रहा है, परफॉर्मेंस पुअर है, तो उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेके भी जो है उसको करेक्ट कर सकते हैं। आप इंस्ट्रक्शन को रिटन में दे सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होता है, उसको भी आप जो है कंपेयर करके वहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो है डिफरेंट टेक्निक हैं कंट्रोलिंग के। तो कंट्रोलिंग में हमने ट्रेडिशनल टेक्निक भी देखा कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल डेटा, ब्रेक इवन एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल। वहीं पर मॉडर्न टेक्निक में हमने देखा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जीरो बेस बजटिंग, पर्ट सीपीएम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसी तरीके से आपने जो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये अलग-अलग टेक्निक्स आपने पढ़े हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।